विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन एचडी को फॉर यू चैनल। एचडी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। एचडी को फॉर यू चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, एचडी को फॉर यू चैनल के अंदर अभी तक बोर्ड के स्टैंडर्ड 12 के 2 चैप्टर के बोर्ड के पेपर के रिवीजन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर ABCDE के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखने हैं, कैसे याद रखने हैं, उनकी की क्या है, वो सभी आप सभी को पता चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया, आई एम थैंक यू। एंड आई एम those who are new viewers, those who want to subscribe this channel, they can go at Google and type www.icteco4u and then subscribe and press the bell button so that you can find out so many links, so many videos from this and so many notification after 3rd, 4th and rest of the chapters. So I am welcome all. Myself Krupesh Nayak. I am heartily welcome you in ICT Covery channel. Another ICT Covery चैनल के बाद आपको एक गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से ICT Covery नाम की आपको एक ऐप भी मिल सकती है, जिसके अंदर पहले स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक के बहुत सारे लिंक्स, वीडियोस, टेक्स्ट बुक, ब्लूप्रिंट आपको मिल सकती है। बोर्ड के पेपर के लिंक भी मिल सकते हैं आपको अंदर। तो ये इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ICT Covery लिखे और जो एंड्रॉयड वर्जन है उसके ऊपर आप फ्री में उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और बाकी बचे जो भी चैप्टर उसकी लिंक भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो आई वेलकम यू ऑल इन ICT Covery चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विथ 3rd चैप्टर रिवीजन राउंड। વિથ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધીસ, જે પુસ્તક બંધ રહે છે તે કેવળ કાગળનો ઢગલો છે। જે પુસ્તક बंद रहे છે તે केवल कागड़नो ढगलो છે। यानी हमें पुस्तकों को ओपन करके पढ़ना है, बहुत नॉलेज लेना है। उसे अगर हम बंद रखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कागज का ढग है और कुछ नहीं है। बहुत सारा नॉलेज है बुक के पास। बुक को ओपन करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा फायदा बुक से मिल सकता है। कोई भी एक बुक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हम स्टार्ट करते हैं MCQ से। सबसे पहले हम बात करेंगे MCQ के अंदर, हु गिव द डेफिनेशन व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन मनी इज मनी। जुलाई 2018 के MCQ के अंदर ये पूछा गया है। ए मार्शल, बी केन्स, सी पिगू, डी रॉबर्टसन। आंसर इज रॉबर्टसन। ये जुलाई 2018 के पेपर के अंदर के। व्हाट इज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। मार्च 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये डिमांड पूल, कॉस्ट पूल, सैलरी इंड्यूस्ड, प्रॉफिट इंड्यूस्ड। आंसर इज डिमांड पूल। व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड। आंसर इज डिमांड पूल। ये 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसलिए लिखे, कोई भी एग्जाम के अंदर पूछे नहीं गए अभी तक। इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज, developed, developing, underdeveloped, both A and B. Answer is developed country. तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के अंदर के क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हमने आपको शो किए। नाउ सेकंड इज सेक्शन बी, दैट इज 1 लाइनर, ईच कैरीज 1 मार्क्स। उसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये आपको मार्च 2020 के अंदर पूछा गया है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आपको पूछी गई है। नॉर्मली कंटिन्यूस प्राइस राइज इज इन्फ्लेशन। लगातार अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो इसे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट, टेक द टाइप्स ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने की बनाई है। 1 मार्क्स के लिए एक्चुअली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर 1 मार्क्स लेने के लिए 6 पॉइंट है। मार्च 2020 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे
कैंप ऑफ प्लास्टिक सेविंग इन बैंक, ये थोड़ा सा आपके लिए बनाया है। CAMP अलग अलग पॉइंट है, प्लास्टिक एक पॉइंट है, बैंक एक पॉइंट है। कैंप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बैंक में कैंप करना पड़ेगा, बहुत सारे प्लास्टिक बैंक में यूज होते हैं, तो कैंप ऑफ प्लास्टिक सेविंग, प्लास्टिक को सेव करने के कैंप बैंक में करने पड़ेंगे, ऐसा हमने कुछ बनाया है आपके। तो C फॉर व्हाट, C फॉर कॉमोडिटी मनी, सेकंड A फॉर व्हाट, एनिमल मनी, M फॉर मेटल मनी, P फॉर पेपर मनी, प्लास्टिक पूरा है यानी प्लास्टिक मनी, सेविंग ऐसे ही लिखा है उसका कोई नहीं है। इन बैंक लास्ट में जो अंडरलाइन की गई है वो आपके मेन पॉइंट्स है, बैंक यानी बैंकिंग मनी, यानी CAMP कैंप प्लास्टिक बैंकिंग, CAMP कैंप प्लास्टिक बैंकिंग। C कॉमोडिटी, A एनिमल, M मेटल, P पेपर, P प्लास्टिक, B बैंकिंग। C कॉमोडिटी, A एनिमल, M मेटल, P पेपर, प्लास्टिक और बैंकिंग। 2-3 बार आप आंख बंद करके भी बोलना, आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगे सभी पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, राइट द अदर नेम ऑफ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज नॉट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम बट इफ I guess that it may be possible to important in next year board exam. So the other name of the cost push inflation is supply shock inflation, supply shock inflation, ये नाम उनका है अदर। तो ये सेक्शन बी की 1 लाइन की सफर हमने यहाँ पे कंप्लीट की बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड। सेक्शन सी के अंदर से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं कि इन द इन्फ्लेशन देयर आर कांस्टेंट राइज इन द प्राइस, इन्फ्लेशन इन मॉनेटरी इवेंट, hence price rise occur in all sectors of the economy. In inflation there is continuous and overall use in price level and purchase power of money decreases. Even after full employment there is rise in price level and suppressed inflation is there even if government control the price increase by the rules of law, and if price increase is for limited goods and services for a shorter period is not inflation। ये हम जान के आए हैं कि अगर इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको पता है कि जिसे हम कंटिन्यूस कांस्टेंट जो प्राइस अगर बढ़ती जाएगी तो उसे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। सेकंड, ऑल ओवर हर एक सेक्टर के अंदर होना चाहिए। थर्ड, परचेसिंग पावर कम होती नजर आनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस लेवल ऊपर आना है, वो बात सही है, वो भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। और सप्रेस इन्फ्लेशन इज देयर इवन इफ द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द प्राइस है। गवर्नमेंट अगर प्राइस को दबा देगा तो भी वो धीरे धीरे जो प्राइस बढ़ती नजर आएगी वो एक सप्रेस इन्फ्लेशन है। तो ये सभी बातें हम जानते हैं, मगर उसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज और ट्रिक वाइज कैसे आपके याद रखने हैं, आपको याद रखने के लिए क्या करना है, तो ये जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले आंसर है, आंसर के बाद की है। की कौन सी है ध्यान में रखना, की ऐसे ही बनाई है, मगर अगर दिमाग में सेट हो गई तो आपके पूरे मार्क आने के चांसेस रहते हैं। फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज होंगे। फुल एसी, अगर एसी शॉप में है तो परचेस बढ़ेगा क्योंकि लोग एसी खाने भी आएंगे। तो फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज होंगे। तो फुल क्या है, ए सी क्या है, परचेस क्या है, सरप्राइज क्या है, उसके बारे में हम देखें। फुल का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो राइज इन द प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट हर एक को मिलती है, जेब में पैसे आते हैं, हर एक परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे और मार्केट में प्राइस राइज होने के चांसेस रहेंगे। दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट इज ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी सेकंड पॉइंट जो है, इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी इवेंट, हेंस प्राइस राइज अकर इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हर एक सेक्टर के अंदर इकोनॉमी के अंदर ये प्राइस राइज होती है। थर्ड, कॉन्स्टेंट प्राइस राइज, यानी एक बार दो बार शॉर्ट टाइम में नहीं, प्राइस लगातार बढ़ती जाती है। Then purchasing power of money decreases, हम जानते हैं कि in inflation there is a continuous and overall rise in the price level and purchasing power of money decreases. And fifth point, suppressed, यहाँ surprise नहीं, suppressed inflation, that is suppressed inflation is there even if the government control the price increase by the rules and law से अगर प्राइस को हम कंट्रोल गवर्नमेंट कर रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है तो भी ये इन्फ्लेशन है, दैट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। एंड अगर कोई शॉर्ट पीरियड के अंदर ये है तो भी हम उसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं।
नहीं, शॉर्ट पीरियड के अंदर है तो इसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। लॉन्ग पीरियड से अगर लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमें, तो ये 5 पॉइंट सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं जो आपको दिमाग में सेटअप कर देने। फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज्ड होंगे। ये आपके नोटबुक में लिख देना, जहां क्वेश्चन है वहां भी लिख देना। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि फुल क्या है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ए, ऑल सेक्टर सी, कांस्टेंट प्राइस, परचेस, परचेसिंग पावर, सब प्राइस यानी सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज हो जाएंगे। हमें सरप्राइज मिलेगा कि इतनी एसी में इतना सारा माल हमारा बिक रहा है। दैट इज लॉजिक ऑफ दैट स्टेटमेंट। फुल सेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ए, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सी, कांस्टेंट प्राइस राइज पी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड सप्रेस यानी सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये 5 पॉइंट मिला के आपको 2 मार्क अच्छी तरह से मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ब्रीफ। मार्च 2018-19 ऊपर का क्वेश्चन आप देख सकते हो, मार्च 19 का है ये क्वेश्चन, मार्च 19 में पूछा गया है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लेशन और डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस इन ब्रीफ। मार्च 18 और 19 के अंदर पूछा गया है कि सबसे पहले उनके आंसर उनकी यहाँ पे है। अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। आप अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, दूसरे के साथ अपने दिमाग को एक्शन नहीं कर सकते। अपना दिमाग अपने पास रहने दो। स्टोर करो, उसके अंदर जो नॉलेज मिल रही है उनको स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा होगा। आप जहां मेजर करते हैं अपने नॉलेज को, उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। तो ये अंडरलाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के सब सेंटेंस बनाने के लिए है। अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। ये आपका कीवर्ड है जिससे हमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिलेंगे। 4 पॉइंट के आपको 2 मार्क है। डेफिनेशन डिफाइन जो है मनी, उनकी डेफिनेशन आपको पहले देनी है कि मनी इज दैट मीडियम विच यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ द टाइम। जो मार्शल ने दी है, उसके बाद रॉबर्टसन ने भी दी थी कि डिफाइन रॉबर्टसन की डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है वो उनकी डिफाइन डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन लिखने, उसके बाद जो ये यहाँ पे एक्सचेंज क्या है, स्टोर क्या है, मेजरमेंट क्या है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या कि एक्सचेंज के वर्ड को पीछे से हमें लिया है याद रखने के लिए, मगर एक्सचेंज आपको ध्यान में रखना है। एक्सचेंज अगर आपके दिमाग में सेटअप हो गया तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद आएंगे। सेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम बात करें डिफाइन मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस इन ब्रीफ। मनी के फंक्शंस को हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट। सेकंड, स्टोर की बात हुई एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, आपको पता चल रहा है कि एक्सचेंज यहां से लिया है, स्टोर यहां से लिया है, एज ए स्टोर। अपने दिमाग को एक्शन मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट यानी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर वैल्यू, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट वन स्टैंडर्ड यानी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये 4 बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। एक्सचेंज दैट इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर दैट इज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट यानी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, देन एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये 4 पॉइंट से आपका पूरा क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा। अगर पॉइंट है आपके हाथ में तो आप 100% 2 में से 2, 3 में से 3 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखना है आप अच्छी तरह से जानते हो। और बोर्ड के अंदर पॉइंट की वैल्यू है। पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट हो गए, पॉइंट आपको याद रह गए, तो आप जीत गए। तो बोर्ड के अंदर कैसे याद रखना है, कौन से पॉइंट को किस तरह से उनकी की आपके सामने है। नोटबुक के अंदर आप लिख देना, अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। ये सेंटेंस 5-6 बार दिन में बोलो तो धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे। अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, तो एक क्वेश्चन के नीचे आपकी एक की, एक क्वेश्चन के नीचे आपकी की कैसे याद रखनी है वो मैंने आपको बताया है। आपको सिर्फ धीरे धीरे करके उसके ऊपर जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज द मेन फंक्शन ऑफ मनी इज facilitate transfer in the
economy, any person can exchange goods or services against money and satisfy his wants by buying what he wants. A factory worker gets wages against his service in the form of money, and then he buys goods from the market as a medium of exchange. Money has removed the inconvenience of the double कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि जो बहुत सारी परेशानी आई है वो एक्सचेंज के अंदर निकल गई है। सेकंड है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ द गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी डज नॉट get rotten as a perishable commodity do. It cannot only be stored but also by transferred easily from one place to another place. It can be used in future. Money can be stored with a view to buying something which may be cheaper to buy in future. Inconvenience of the barter is removed by the इन्वेंशन ऑफ द मनी, यानी एज ए स्टोर वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल रही है। नाउ एज ए मेजर वैल्यू, थर्ड पॉइंट एज ए मेजर वैल्यू, the invention of money has removed the difficulty of barter system in which there were many values in terms of commodities. Money is measuring rod of all values of the commodity and services. As all values are expressed in money, every commodity has its value expressed in money, and for all individuals the value would be the same. However, the measure rod itself, money, should remain stable. Next एंड लास्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर लॉन्ग टाइम की अगर कोई पेमेंट बाकी रहती है इसको डिफर्ड पेमेंट, लॉन्ग टाइम तक अगर हमें पेमेंट करनी है तो भी ये पॉसिबल है डिफर्ड पेमेंट से। तो एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट आर दोस विच आर टू बी मेड at the future dates. As people have confidence in money, debts can be easily settled through money. Even durable goods deprived over a long period of time. Therefore, if repayment is to be made in such goods, the original lenders would be at disadvantages as they would get depreciated asset. Since money is considered to be stable in value, its use as a standard of deferred payment is widely accepted. The following let's summarize the four function, that is money is matter of four function: a medium, a measure, a standard, a store. A exchange, a store, a measure, a standard. Exchange, store, measure, standard. Exchange, store, measure, standard. Exchange, store, मेजर स्टैंडर्ड। यानी अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। ये यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। 4 पॉइंट के लिए 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट को दिमाग में सेट कर दो, नोटबुक में लिख दो, तो 100% आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे और पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। नाउ व्हाट इज शॉर्ट नोट, सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मार्च 2018 का एक क्वेश्चन है। आंसर के और साथ उसकी की है 8 રૂપિયા કોઈન કરન્સીને મોડર્ન બનાવી શકે? નહીં બનાવી શકે। જે 800 છે, જે લેસી છે, તે કોઈન અને કરન્સીને મોડર્न બનાવી सकता નથી। ये हमें ध्यान में रखना है। बस ये थोड़ा सा इधर उधर करके हमें कुछ भी की को याद रखना है। अगर ये आपके हाथ में लग गई की तो आप जीत गए। 100 में से 100 लाने के लिए भी आपको ऐसी कुछ ना कुछ बातें दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। 8 રૂપિયા કોઈન કરન્સીને મોડર્न બનાવી શકે? नहीं बनावी सके। 8 રૂપિયા કોઈન કરન્સીને મોડર્ન બનાવી શકે? नहीं बनावी सके। 8 રૂપિયા કોઈન કરન્સીને મોડર્न बनावी सके? नहीं बनावी सके। 8 રૂપિયા કોઈन करन्सीने मॉडर्न बनावी सके? नहीं बनावी सके। ऐसे क्वेश्चन है ये। अगर हम आलसी है और हमारे कॉइन करेंसी को मॉडर्न बनाना है, वो नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई है वो इंपॉर्टेंट है, कॉइन, करेंसी और मॉडर्न। अब आलस जो है उसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं। ए फॉर एनिमल्स, फॉर limitations of animal, S for stones, coins, then currency and modern money। यहाँ पे A that is called आलस। आलस से हमने A लिया है, L का अड़ होता है तो L से हमने अड़ लिया है, और स यानी स S यानी आलस रूपी यानी ALS आलस रूपी। अगर हम ऐसा अगर हम पढ़े तो आलस रूपी कॉइन ALS यानी आलस। आलस के A एनिमल, L लिमिटेशन ऑफ एनिमल, S टॉन्स, देन कॉइन, करेंसी नोट्स एंड मॉडर्न मनी। तो ये हमारी जो ओरिजिन है
जो करेंसी को मॉडर्न बनाने के लिए जो हमने जो यहाँ पे एक शॉर्ट की लिखी है उसको बार बार गुनगुनाते रहिए, उनको पॉइंट आउट अपने नोटबुक के अंदर भी लिखते रहिए, तो आपको अच्छी तरह से याद आएगा। तो आलस रूपी कॉइन करेंसी ने मॉडर्न बना भी सके, आलस रूपी कॉइन करेंसी को मॉडर्न बना सकती है। ये एनिमल लिमिटेशंस ऑफ एनिमल्स, स्टोन्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, मॉडर्न मनी, तो ये सभी आपके जो राइट शॉर्ट नोट और ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ मनी उसकी हम बात करें तो इनिशियली हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। आपको भी पता है कि ये पॉइंट के अंदर हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि इनिशियली अंडर द बार्टर सिस्टम एनिमल्स वेर यूज्ड एज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एनिमल की बात हो रही है कि एनिमल पहले था। Agricultural being the major sectors of economy, there was a large production crops of which the required stocks was stored and rest of the crops were sold to buy animal like horse, cow, buffalo. When required animals could also be sold to get goods, services or even the crops in return. In this way animal become the means of exchange value for the money। ये एनिमल की बात हुई। अब उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं ओरिजिन को। The use of animal as a standard of measured and common medium of the trade became a limitations and caused difficulties. Animal are mortal. They get set. They get sick and die. Therefore, storage of wealth in form of animals was not advisable. वो भी इंसान की तरह वो उनको भी अंदर से कुछ ना कुछ हार्ट ब्रीदिंग है तो वो मर सकते हैं, उनको भी सिकनेस आने के चांसेस है। दस वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वेर यूज इंस्टेड ऑफ मनी। उसके बाद स्टोन की स्टार्ट हुई। एट द ऑनसेट ऑफ इंपीरियल, जो राजा महाराजा की बात हो रही है, द यूज ऑफ कॉइन started as a means of trade and exchange of goods and services। उन्होंने फिर स्टार्ट किया था कॉइन्स, धीरे धीरे स्टोन्स को भी स्टार्ट किया, कॉइन को भी स्टार्ट किया। डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर द मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये मॉडर्न मनी की बात आई फिर, तो मॉडर्न मनी की रिक्वायरमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेमोक्रेसी बढ़ी। बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स बिकम द वाइडली एक्सेप्टेड, यानी करेंसी और कॉइन्स धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। मनी ऑल्सो सक्सीड द ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ द स्टोरेज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। मनी ऑल्सो सक्सीड इन द ओवरकमिंग the limitations of storage of value of money। The advantage of banking system made easier transfer and storage of money। यानी धीरे धीरे करके मॉडर्न मनी, जो मॉडर्न मनी की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद अब तो बहुत सारे वर्चुअल आ रहे हैं जैसे पेटीएम, ऐसे ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे उसके ऊपर रिवोल्यूशन होता गया। तो ये बात 800 रुपये कॉइन करेंसी ने मॉडर्न बना भी सके नहीं। 800 रुपये कॉइन करेंसी ने मॉडर्न बना भी सके, क्वेश्चन आपको पूछना है। 800 रुपये कॉइन करेंसी ने मॉडर्न बना भी सके। ए एनिमल, एल लिमिटेशन ऑफ एनिमल्स, स्टोन्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड मॉडर्न। ये पॉइंट है याद रखने के लिए, सेक्शन डी के अंदर आपको पूछा गया है। मार्च 2018 का एक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स लेने के लिए सिर्फ 6 पॉइंट के अंदर थोड़ा ऐसे हमने जो अभी समझा वो लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। मगर पॉइंट के हिसाब से आप चलोगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ फॉर सेक्शन ई 5 मार्क्स के लिए, डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सेक्शन ई के लिए। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन मार्च 2019 के अंदर पूछा गया है, मार्च 2020 के अंदर भी आने के चांस, और मार्च 2020 में भी आए थे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आंसर के साथ की होती है डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी। ध्यान में रखना, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, यानी अगर 2 से ज्यादा आप एब्सेंट रहते हो तो 3 बार आपको डिफिकल्टी होगी। ये धीरे से थोड़ा सा इधर उधर करके एक स्टोरी बना देनी है। याद रखने का यही तरीका है कि कोई भी इधर उधर के सेंटेंस को जोड़ दो और अच्छी तरह से एक पॉइंट बना दो। डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी। अब डबल क्या है, एब्सेंट क्या है, ट्रिपल डिफिकल्टी क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डबल के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड डबल है, उनको हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे। डबल, दैट इज लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स
or problem of mutual adjustment of want. Lack of double coincidence of want or problem of mutual adjustment of want, यानी यहाँ पे डबल की बात आई है. सेकंड AB यानी एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. डबल AB है. AB यानी AB एब्सेंस दो बार होंगे. एक एब्सेंस यहाँ पे आया और दूसरा एब्सेंस यहाँ पे. एब्सेंस कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट्स. डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी. तो पहले डबल का डबल वर्ड लिया है यहाँ पे. लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स. सेकंड डबल एब्सेंट यानी दो बार AB याद रखना है. AB दैट इज एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट अकाउंट्स. देन फोर्थ दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी. यहाँ पे डिफिकल्टी का ट्रिपल यानी तीन बार डिफिकल्टी होगी. डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरिंग वैल्यू एंड डिफिकल्टीज ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज. ध्यान में रखना 6 पॉइंट है. 6 पॉइंट के लिए जो चाबी बनाई है उसके अंदर डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी. डबल का डबल यहाँ पे ले लिया है. एब्सेंट डबल बार यानी दो बार एब्सेंट. व्हाट एब्सेंस? एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट अकाउंट्स. डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी इन इनविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी. यहाँ पे डिफिकल्टी के अंदर तीन डिफिकल्टी है. डिफर्ड पेमेंट, स्टोरिंग वैल्यू, इनविजिबिलिटी. तो दिमाग में रखना है डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी. डबल दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. एब्सेंट के अंदर एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट. देन डिफिकल्टी ट्रिपल, तीन बार डिफिकल्टी. पहली डिफिकल्टी डिफर्ड पेमेंट की, दूसरी डिफिकल्टी स्टोरिंग वैल्यू की और तीसरी डिफिकल्टी इनविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज. ये 6 पॉइंट के अंदर ये पूरा जो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन जुड़ा है. सबसे पहले हम बात करें तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. तो यहाँ पे एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ईच वांट्स the other person's commodity. In the absence of double coincidence of wants, exchange would be impossible. If a farmer wants to cloth from the weaver against food grain, but the weaver wants chair against his cloth, there is no double coincidence and therefore no exchange. This created problem in society. हमें चाहिए फैन, सामने वाले लाइट लेके बैठे हैं, मोबाइल लेके बैठे, तो एक्सचेंज होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे. हमारे पास जो कमोडिटी है अगर उनको चाहिए, उनके पास जो कमोडिटी हो आपको चाहिए, तो ही डबल कोइंसिडेंस पॉसिबल है. मगर बार्टर सिस्टम के अंदर ये लिमिटेशन है. सेकंड, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इन द बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू फॉर कमोडिटी. द मेजर ऑफ वैल्यू वुड डिफर विथ every exchange. For example, farmer want to exchange food grain with cloth from the weaver. There would be value of food grain in terms of cloth. If he wishes to exchange food grain for the chair, there would be another value of exchange in terms of chair. The value should be acceptable to both the parties depending upon the initiality of wants of the other person. Exchange value would change. This created difficulties in exchange. यानी एक्सचेंज करते वक्त अगर फार्मर को फूड ग्रेन चाहिए वीवर के पास से और वो एक्सचेंज करेंगे, और वीवर के पास जो फूड ग्रेन है अगर वो एक्सचेंज करेंगे चेयर के, टेबल के साथ, फैन के साथ, तो हर एक टाइम एक्सचेंज वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी. तो एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर नहीं है, वहां पे हर एक टाइम चेंज होता रहता है. सेकंड, absence of common unit account. Absence of common unit accounts. Under the barter system, the value of commodity has to be expressed in the larger number of other commodities. There is no common unit in which all values can be expressed. It would be very easy to exchange goods if there is one unit of the account in which all values can be expressed. It was not so. So this is limitation of barter system. एक यूनिट नहीं है, कॉमन यूनिट नहीं है. अब जानते हैं कि 100 रुपीज के अंदर हम कोई भी चीज अच्छी तरह से हम परचेस कर सकते हैं. 100 के अंदर जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके हिसाब से हम जा रहे हैं, मगर पहले ऐसा था ही नहीं. अंडर द बार्टर सिस्टम द वैल्यू ऑफ कमोडिटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द लार्जर नंबर ऑफ अदर कमोडिटीज. देयर इज नो कॉमन यूनिट इन विच all values can be expressed. It would be very easy to exchange goods if there is one unit of account in which all the values can be expressed. It was not so. It is barter system limitation. Then
थर्ड पॉइंट है डिफिकल्ट इन डिफर्ड पेमेंट। डिफिकल्ट इन डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट यानी जो लॉन्ग टाइम अगर हमें पैसे पेड करने हैं तो बार्टर सिस्टम के अंदर पॉसिबिलिटी कम थी। बार्टर सिस्टम वाज इनकन्वीनियंट फॉर पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर इफ पर्सन बोरो अ कार and return after 5 years, it has become old and perhaps useless. With return after 1 year is not of the same quality. Thus, barter system posed special problem in respect of all payment to made by future. यानी फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज अगर करने हैं 5 ईयर्स के बाद, अगर हमने किसी से काउ ली है और उनको रिटर्न करने तो 5 ईयर के बाद उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, उनकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, वो मे भी पॉसिबल बीमार भी हो सकती है, मर भी सकती है, तो 5 साल के बाद किसी एक का हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे। उसी तरह सम कॉमोडिटी की बात हुई कि अगर वीट अगर हमें 1 साल के बाद चाहिए तो 1 साल के बाद आज की जो क्वालिटी के ऊपर हम जो उनको एक्सचेंज करके कॉमोडिटी दे रहे हैं, तो 1 साल के बाद अगर वो वीट देंगे हमें तो उनकी क्वालिटी आज की क्वालिटी के बराबर नहीं होगी। तो डिफर्ड पेमेंट के प्रॉब्लम होते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड और कैन नॉट बी कैरीड for a long time. For example, milk, vegetable, other perishable goods. If cattle die, wealth in form of the cattle would be destroyed. So commodity exchange become very inconvenient for the storing value. जैसे हमने बताया कि मिल्क, वेजिटेबल और अदर पेरिसेबल गुड्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो नहीं रहते, तो अगर ऐसे कमोडिटी को हम एक्सचेंज करेंगे तो the value of the same product are not going in future, so it is very difficult to store. Now last point is difficulty of the invisibility of the commodity. Invisibility of the commodity. So some commodities cannot be subdivided and hence exchange is impossible. For example, a seller of a cow want to exchange his cow for 1000 kg of wheat, but the farmer has 500 kg wheat. So exchange of 500 of the wheat against half a cow would not be possible. यानी 1000 केजी के ऊपर उनको काव चाहिए तो पूरी काव दे सकता है, मगर उनको 500 केजी ही चाहिए तो क्या आधी काव कट करके दे सकेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपके जो प्रॉब्लम है वो बार्टर सिस्टम के अंदर आपने देखे। डबल एब्सेंट, ट्रिपल डिफिकल्टी, नोट डाउन कर लेना पेज के अंदर, आपके जहां क्वेश्चन लिखे उसके अंदर भी ये पॉइंट जो रेड मार्क किए है वो आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मार्च 18 और जुलाई 18 का एक क्वेश्चन है, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको पूछा जा रहा है। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले उसकी की के बारे में हम देख ले तो डीओसी, डॉक, हमें डॉग नहीं करना है, डीओसी डॉक करना है। डॉक करते वक्त डी का हम ध्यान में लेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ओ का ध्यान में लेंगे अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, और सी को हम करेंगे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डीओसी आपके दिमाग में आ गया तो आपके 3 पॉइंट बन गए। 3 पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के अंदर। फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा। सेकंड अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, जो अदर कॉजेज के अंदर है वो भी हम ध्यान में लेंगे। इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो सबसे पहले आ रहा है इंक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन द डिमांड की भी हम बात करें तो उसके अंदर 3 पॉइंट छिपे हैं। पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, ध्यान में रखना, ये जो आपको अलग कलर में दिख रहा है वो आपके लिए की है। ये डी, ये डी, यानी मेन 3 पॉइंट से डीओसी। डीओसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर भी सब पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर सब पॉइंट नहीं है। तो इंक्रीज इन द डिमांड, उसके अंदर आपको यहाँ पे की मिल रही है पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई। दिमाग में सेट कर लेना, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई है। 2-3 बार पढ़ना तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक का मतलब क्या, तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे पब्लिक हमने पकड़ा है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। सेकंड सप्लाई, सप्लाई दैट इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, आपके जेब में ज्यादा पैसे है तो भी डिमांड ज्यादा करोगे तो 100% प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, दैट इज इन्फ्लेशन। और ओवर दैट इज ओवर पॉपुलेशन, आम जनता अगर बढ़ रही है तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा जो डिमांड का पोर्शन वो भी नजर आता दिखाई देगा बढ़ता हुआ। तो ये तीनों पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक दैट इज पब्लिक की सप्लाई, सप्लाई यानी इंक्रीज इन सप्लाई मनी, ओवर हुई यानी ओवर पॉपुलेशन। तो पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई वो फर्स्ट पॉइंट। इंक्रीज इन डिमांड के 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। अब अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर जो की है आपके लिए
जो अलग कलर में आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई। तो टैक्स इंक्रीज और स्कैरसिटी के अंदर अंडरलाइन है, 3 पॉइंट सेकंड पॉइंट के अंदर छिपे है, आपको की ध्यान में रखनी है। टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई। टैक्स का मतलब टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज का मतलब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, एंड स्कैरसिटी वो अपने आप ही पॉइंट है स्कैरसिटी का। तो ये 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट के अंदर आपके 3 सब पॉइंट हुए, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई। और जो लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले पूछी गई, तो डिफाइन आपको करना है अकॉर्डिंग टू एपी लर्नर, पीगो और केन्स ने जो अपनी अपनी डेफिनेशन दी है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से सेक्शन ई के क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उनके अंदर सिचुएशन ऑफ द एक्सिस डिमांड ओवर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है और प्राइस राइज हो रहे हैं, तो दैट इज अ इन्फ्लेशन। पीगो ने ऐसा बोला है कि इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। रियल इनकम से आपकी मॉनेटरी वैल्यू की इनकम अगर बढ़ती जाएगी तो भी इन्फ्लेशन होने के चांसेस। और केन्स ने बताया है द रियल सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विथ इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल के जो 4 उनके रिवॉर्ड्स है, रेंट, वेजिस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, वो अगर बढ़ते जा रहे हैं उनकी रियल इनकम से और उनके परचेसिंग पावर बढ़ रहे हैं तो भी इन्फ्लेशन, यानी ये चारों उनके जेब में आ रहे हैं तो भी इन्फ्लेशन के चांसेस होगी, डिमांड होगी। अब डीओसी की बात कर रहे हैं हम। डीओसी यानी पहले है डी यानी इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड की बात हुई तो if demand increases and its supply does not increases or it increases at a slower rate, it leads the increase in the price. If there is inflation due to increase in the aggregate demands as compared to the aggregate supply, then it is called demand pull inflation. The major causes of increase in the demand are follow. जो demand के 3 पॉइंट है, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, तो पब्लिक यानी यहाँ पे इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के एक्सपेंडिचर बढ़ते जाए तो भी इन्फ्लेशन होने के चांसेस है। फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंकर एक्सपेंडिचर आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, provision of basic utilities or provision employment which increases the supply of money in the economy, and income of the people increases, that leads the increase in the demand and goods and services at their high rate. So it is a one reason of inflation, that is increase in the public expenditure. Now second is increase in the supply of money. Increase in the supply of money, inflation is purely monetary phenomenon. So increase in supply of money, increase in the income of people. As a result, demand of the goods and services increase. If the supply of the goods and services remain steady, then it leads to increase its price inflation. मैचलप ने बोला है too much money chasing the few goods that is causes inflation, यानी अगर आपके हाथ में ज्यादा पैसे है और आपके सामने गुड्स और सर्विसेज कम है तो लेने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे, जिनको मिलेंगे वो हाई राइट से वो कमोडिटी या सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे, दैट इज लीड्स इन्फ्लेशन। ये हुआ इंक्रीज इन द सप्लाई। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी के बाद थर्ड पॉइंट है सी का, फर्स्ट पॉइंट का सी पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन। The increasing population leads an increase in the demand of the individuals. When the supply is insufficient to satisfy the demand of the increasing population, the price increasing and inflation created. When the population is constant but their purchasing power increases due to the rise in their income, then there is an increase in the price level which leads inflation. यानी लोगों की जनसंख्या अगर बढ़ रही है और उनकी इनकम भी बढ़ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी डिमांड करेगी, डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे सप्लाई स्टेडी होगा या कम होगा, तो ज्यादा पैसे वाला पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस देके भी उस कमोडिटी या सर्विस को अचीव कर सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अदर कॉजेज के अंदर हमने बोला टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ गई, तो पहले है टैक्सेशन पॉलिसी। द हाई इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इंक्रीज द प्रोडक्ट कॉस्ट विच लीड्स द राइज इन द इन्फ्लेशन, यानी अगर टैक्स बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इनिशियली प्राइस बढ़ गई तो भी इन्फ्लेशन होने के चांसेस है। सेकंड, इंक्रीज इन
price of imports, increase in price of import to satisfy the demand of the population of the country. Sometimes it is done through the imports. The increase in the price of such commodities, there is increase in the price of other commodities which can be responsible of the for the inflation. For example, in India, 70% petroleum products are supplied via imports. If the international price of the crude oils increase, it leads the increase in the price level of petrol and diesel. As a result, it can also increase the price of the product. यानी जनसंख्या बढ़ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमारे हाथ में पैसे नहीं है, मगर इतने रैपिडली अगर हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेगी। अब इंपोर्ट करते वक्त अगर उनकी प्राइस बढ़ गई तो इनिशियली इंपोर्ट की गई प्रोडक्ट हमें महंगी लगेगी, तो भी हमारे जो प्राइस है वो हाई होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात हुई टैक्सेशन पॉलिसी की। उसके बाद हुई इंक्रीज इन प्राइस इंपोर्ट्स की। अब लास्ट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की बात हो रही है। स्कैरसिटी ऑफ द फैक्टर्स required for the production. When there is a scarcity in terms of raw materials, electricity or any requirements of the production, then it leads to increase in price of goods and services. If scarcity prevails for a long period during a production, it can causes of inflation. यानी रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी अगर स्कैरसिटी हो रही है तो भी फाइनल गुड्स अच्छी तरह से क्विकली आपके हाथ में नहीं आने वाले। रॉ मटेरियल अगर पक्के मिल रहे हैं, फटाफट मिल रहे हैं, तो प्रोडक्शन फटाफट होगा, तो आपको जैसे डिमांड करे आपको हाथ में प्रोडक्शन मिल सकता है। प्रोडक्शन के अगर ड्यूरेशन लॉन्ग हो रहे हैं ड्यू टू दिस स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, एनी रिक्वायरमेंट्स, तो 100% जो गैप है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, स्लो रेट पे हो रहा है, डिमांड ज्यादा रेट पे हो रही है। डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो रैपिडली नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी किसकी है? रॉ मटेरियल की, इलेक्ट्रिसिटी की, रिक्वायरमेंट की। तो उसकी वजह से जितनी मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट, वो ज्यादा पैसे वाले अच्छी तरह से प्राइस बढ़ा के भी उनको परचेस कर लेंगे। तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई। डीओसी दैट इज डिमांड, अदर कॉजेस और कॉस्ट। डिमांड की बात हुई, उसके अंदर पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई। पब्लिक यानी इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी एंड ओवर पॉपुलेशन। अदर कॉजेज इन इन्फ्लेशन दैट इज टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैरसिटी बढ़ी। टैक्स यानी टैक्सेशन, इंक्रीज यानी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, एंड स्कैरसिटी यानी स्कैरसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स यानी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोई सब पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट उनको हम डिस्कस कर सकते हैं ऐसे ही। द अदर मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द price is supply of goods and services. When production cost increases, then the supply of goods become less and the price level increases. For example, if there is an increase in the cost of raw material, machine, electricity, worker wages, transportation, etc., there is increase in the price and goods and service, and due to this inflation is created. The inflation causes due to increase in the production cost is called cost push inflation or other name is supply shock inflation। यानी अगर cost of production, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल, अगर प्राइस ज्यादा लेंगे, सैलरी हमें ज्यादा चाहिए, वेजेस ज्यादा चाहिए, इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट होगी प्रोडक्शन के ऊपर। क्योंकि जो भी ऑनर होंगे उनको ज्यादा वेजेस देंगे तो डायरेक्ट उनकी जो प्रोडक्शन होगी उनके ऊपर ही उसका बर्डन होगा और वो प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो प्राइस अगर बढ़ गई तो भी हमें जो मार्केट के अंदर लो रेट में पहले मिल रही थी वही कॉमोडिटी हाई रेट में मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रॉ मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर की वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ये बढ़ते नजर आएंगे तो 100% हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो हाई रेट पे होगा। यानी कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर की डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अगर कॉस्ट बढ़ गए तो भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने के चांसेस है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियो ने आप सर्वनो आ वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આભાર। જોતા રહો આઈસીટી કો ફોર યુ ચેનલ। प्रकरण 4 ना रिवीजन राउंड में थे। जिसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उनको एप्लीकेशन के ऊपर भी लिंक मिलने के चांसेस है फ्यूचर के अंदर। जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की वो गूगल के अंदर www.ict टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
Rest of the chapter are still remaining for the board revision, so that you can find out notification through your mobile or in your PC, so that you can find out so many revision round video and you can get so many key of the rest of the chapter. So thanks a lot. Thank you for the day. Thank you for the cooperation. Thanks a lot.